हेलो डियर स्टूडेंट। देखिए, कल जो पेपर आने वाला है यूपी बोर्ड में, उसका पूरा सारांश किया गया है कि उसमें से कोई क्वेश्चन न तो बचेगा और न बचने वाला है। हो सकता है एक आध दो अंक इधर उधर हो जाए, पर वही क्वेश्चन है जो कल आपको एग्जाम में हूबहू नहीं, सेम टू सेम मिलेंगे। तो इन क्वेश्चनों को हल के साथ देखते हैं कि हल करेंगे सबका। अगर आप चाहेंगे तो हल करेंगे, आप नहीं चाहेंगे तो आप बता दीजिए, क्वेश्चन ही दिखा देंगे हम। वैसे आप चाह मैं समझ सकता हूँ। पहला क्वेश्चन आप टाइम न लेते हुए देखें तो जल्दी से। पहला क्वेश्चन आप है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें पता है कि काफ़ी बार और कई बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आप सार देखेंगे बहुत ही ईजिली तरीके से, तो मैं तुम्हें करा दूं। तो देखिए बेटा, हम क्वेश्चन को टाइम न लेते हुए और जल्द से जल्द कराते हैं। सिद्ध कीजिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे माना √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है बेटा, इस फॉर्मेट में आप लिख लेंगे। फिर हम करेंगे कि तो a/v के रूप में लिखा जाए, उसे परमेय संख्या कह सकते हैं हम। तो 3√2 लिख सकते हैं। यहाँ b डज नॉट इक्वल टू 0, v के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और a और b कोई क्या है बेटा, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक हैं। और ए तथा बी में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड नहीं है, इसमें एक ही गुणनखंड है। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि सर जब एक ही गुणनखंड है तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर क्या होगा। सर 3 को इधर ले आए तो a/3v इक्वल टू √2 यहाँ लिख सकते हैं। तो a, v और 3 पूर्णांक हैं, इसलिए a/3v परमेय संख्या है। तो √2v परमेय है, क्योंकि उसके बराबर है बेटा। तो √2 भी क्या है, परमेय है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 अपरमेय संख्या है। क्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है। तो इससे क्या हो गया बेटा, तो इससे अवगत हो गया कि सर ऐसा ऐसा जब है तो हम कह सकते हैं कि √2 अपरमेय है, वो अपरमेय है। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए सर इसके सामने वाले भी अपरमेय होगी। तो हम समझ गए सर अतः यह विरोधाभास
हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3√2 एक प्रमेय संख्या। यही तो हमने गलत कल्पना की थी। तो अतः सिद्ध होता है कि 3√2 ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आसानी से आप कर पाए और आसानी से हो भी गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से देख लीजिएगा। तो देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन है अब हमारा, इसका खा दे रखा है ये, यदि cos स्क्वायर 45 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर दे रखा है cos थीटा। तो थीटा का मान ज्ञात करना है, आपको पता है। पर एक बात आप बताएंगे कि यहाँ पर हमने देखा, ये हमारा एक फार्मूला होता है बेटा, यहाँ पर आप देख लीजिए साइड में कि 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है cos 2 थीटा। तो यहाँ पर बेटा यही फॉर्मेट दिख रहा है आपको, तो यहाँ लिख सकते हैं हम cos 2 थीटा की जगह 45 अंश -1 बराबर cos थीटा। तो सर यहाँ देखेंगे 45 दूनी 90 अंश, अरे माइनस तो सर हट जाएगा ना इस सूत्र से, इससे पूरे की जगह cos थीटा, ठीक है। तो बराबर cos थीटा, यहाँ पे क्या कर देंगे भैया, तुलना करने पर कुछ लोग इसे काट देते हैं, काटना उचित नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोण कहाँ से कट जाएंगे भैया, ये कोण है तो कोण तो नहीं कट सकते ना। तो चलो फिर भी हम करते हैं, यहाँ से cos से cos तुलना हो जाएगा, तो 90 अंश बराबर थीटा या थीटा बराबर 90 अंश। तो थीटा का मान पूछ रहा था भाई, थीटा का मान निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है सर, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 12, क्या है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, तो 3x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 2m बराबर 0। तो द्विघात समीकरण है बेटा, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप जानते हो, व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c बराबर 0। तो आप जानते हैं सर a बराबर कितना 3, b बराबर -12, c बराबर 2m। जब बोला क्या है, जब मूल कैसे हों, बराबर हों, तो क्या होगा बेटा, b स्क्वायर -4ac बराबर होता है 0। तो v स्क्वायर का मान, b का मान कितना है -12, स्क्वायर लगा दो, -4a का मान सर 3, b का मान वो c का मान 2m बराबर 0 होगा। सर यहाँ कितना हो गया कि 144 माइनस से सबका मल्टीपल करेंगे तो 4 4 12 12 तो नहीं 24 m। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे आसानी से कि 24 m इधर ही रह गया और इसको उधर भेज देंगे बराबर, तो माइनस का 144 हो जाएगा, माइनस से तो माइनस कट जाएगा और 24 से ये कट गया कितनी बार, m बराबर 6 आंसर आया। आप देख सकते हैं आसानी से आप देख सकते हैं, ये आंसर अपना राइट है नहीं, ठीक है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना पढ़ेंगे बेटा, तीसरा कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। कितनी है बेटा, 20 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, और जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई, कोई मान लीजिए बेटा, कोई इनकी मीनार है, ये क्या है बेटा, मीनार, और
यहाँ से कोई छाया, जमीन पर क्या बन रही है, छाया। तो जो मीनार की ऊंचाई है वो 20 मीटर है भैया। ये जो ऊंचाई है वो कितनी है, 20 मीटर। और जो यहाँ से छाया बन रही है, तो छाया की, इसकी छाया की लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई है 20√3 मीटर, ये वाली। ठीक है। फिर इसने कहा सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर कोई सूर्य है, तो यहाँ से बेटा यहाँ को मिलाने वाला जो होता है सीधी रेखा होगी, यहाँ पर जो कोण बनेगा कोई थीटा कोण बनना है। हम कहेंगे भैया यहाँ पर कि माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो थीटा मान लिया। तो बताओ थीटा में क्या लगाएंगे आप, ए बी सी मान लिया। तो हमने कहा त्रिभुज ए बी सी में अगर आप लगा देंगे सर, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो टेन तो थीटा है ही है, लंब कितना है सर 20, आधार कितना है 20√3, 20 से 20 कट गया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ बचा है सर टेन थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 टेन में कितने का मान होता है सर, 30 अंश का। तो यहाँ पर तुलना कर देंगे, तुलना से थीटा बराबर मिलेगा आपको 30 अंश। तो उन्नयन कोण कितना हो गया बेटा, 30 अंश। आप इस बात को समझ पा रहे हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये बात आप समझने की कोशिश करिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि प्रथम, जो पहला है, पहले का अब आ गया इंगा बिंदी हुई, होता नहीं हो गया बोलते हैं इसको। प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की, 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जो अभाज्य पूर्णांक होते हैं, अभाज्य संख्या है, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब, तो बेटा हम कह सकते हैं प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक क्या होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद क्या आएगा 29। कितने हो गए, एक बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए बेटा पूरे। तो हमारा जो टोटल नंबर है बेटा वो कितना है हमारा, एक बार ध्यान देंगे, हमारा टोटल जो नंबर है, जो n बराबर है वो कितना है 10। 10 क्या है भैया, सम। सम है तो क्या होगा, सम के लिए माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है बेटा n/2 वहाँ पर प्लस n/2 प्लस वहाँ पर, केस मतलब वहाँ पर हो जाता है टर्म, अगर आप हिंदी में भी लिख सकते हो वहाँ पर। तो देखो बेटा क्या करेंगे हम, n का मान है हमारा 10/2 वहाँ पर प्लस 10/2 प्लस 1 वहाँ पर, और पूरे का 2। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, कट के 5 या 5, तो बेटा 5वां पद प्लस 5 और 1 6वां पद बट्टे में 2। इस बात को आप समझ पा रहे हैं बहुत ईजी। तो यहाँ पर एक और देखिए बेटा, अब हम 5वां पद देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5वां पद ये है और 6वां पद ये है। तो जोड़ दीजिए, 11 और 13 अपने अपने जगह रख दीजिए, 2 का भाग देंगे, जब बेटा 24 आया और 2 का भाग लगाया तो आंसर आपका कितना आया, 12 आंसर आया। ठीक है बेटा, चेक कर लो, चेक तो नहीं कर सकते ना, आपके पास कुछ है नहीं, पर परेशान मत रहिए, यही है, ये पेपर में आने वाले क्वेश्चन है बेटा, नोट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा इसके बाद कि
निम्न लिखित समीकरणों को हल कीजिए। इनको आपको हल करना है, तो हल करने के लिए हम कह सकते हैं इजीली आप यहाँ कर सकते हैं। ऐसा मत सोचना जगह की कमी है, पेज की कमी है। पेज की कमी नहीं है, पर मैं सिंपल से करना चाह रहा हूँ, सिंपल तरीके से, छोटे छोटे वे में। तो समीकरण आपके पास क्या है बेटा? समीकरण है 4वें क्वेश्चन में x/2 प्लस 2y/3 और -1। ठीक है बेटा। तो इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे बेटा। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस की 4y, 3 2 या 6, तो -6। समीकरण फर्स्ट। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा दे रखा है x माइनस वाई अपॉन 3 बराबर 3। ये लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 3x माइनस का वाई बराबर 3 3 या 9। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब यहाँ से क्या हमें एक्स वाई के मान निकालने, हल करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से करेंगे तो पहला समीकरण क्या है, 3x 4y बराबर -6। ठीक है बेटा। यहाँ पर क्या है, ऐसे ही 3x माइनस का वाई बराबर 9। क्या करने पर बेटा, घटाने पर, चिन्ह समान है तो चिन्ह बदल जाएंगे सारे के सारे। 3x से 3x उड़ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 प्लस प्लस यानी 5/, और माइनस माइनस के दोनों हो जाएंगे बेटा। तो कितना बचेगा, माइनस का 15, इससे कट जाएगा बेटा। तो बाई का मान -3 आएगा। ये बात आप भी जानते हैं। मैं कहूँगा बाई का मान समीकरण कहीं भी रख दो, समीकरण सेकंड में रखने पर 3x माइनस 3 बराबर 9। थोड़ा देखेंगे अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 3x बराबर 9 माइनस का 3 बराबर 6, इससे कट जाएगा 2। तो x बराबर कितना आएगा, 2। दोनों मान आपके पास आ चुके हैं, सॉरी देख नहीं पाया वो। तो इससे क्या बेटा, ये कट गया, 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो उधर गया तो -3, ये आएगा आंसर। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर है। इसकी थोड़ा लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, बिना कहे सुने कुछ भी। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे वाले में
हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हमने यहां तक करा दिए कि दो संख्याओं से बने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो तुम्हें दिख रहा होगा, अच्छे से आप देख पा रहे हैं और दिख ही रहा है आपको, महसूस कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन दे रखा है आपका दूसरे का। ये कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संकलन फलकों को मिलाकर एक घनावकार बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा मान लिया, हमने कहा कि घन का आयतन कितना है भैया, 64 सेंटीमीटर क्यूब। वैसे घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू 64। हमने कहा भैया, हमने पहले हम कह देते हैं, मान लिया हमने, माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है। कितनी है, ए सेंटीमीटर। और कोई घन भी बना देते हैं, तुम्हें पता है कि घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब होती है बराबर। क्या होती है, सब होती है बराबर। ऐसे ही बेटा बनाया गया, तो हमने कहा ए क्यू तो भुजा का क्यू, और 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यू। तो क्यू से क्यू हट जाएगा और ए बराबर हमारा बचेगा 4 सेंटीमीटर, यानी भुजा निकल आई एक 4 सेंटीमीटर। और उसने बोला कि इस फलकों को मिलाकर एक घना घना बनता है, यानी दो घनों के, कितने घन है, दो घन। तो दो घनों को मिलाया जाए बेटा, एक और घन को ऐसे ही मिलाया जाता है। मान लो कोई घन है एक, तो यहां से इस घन को मिलाकर और दो दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। घनाभ आप जानते हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो जाए। तो इनको बेटा देखो मिलाकर बनाया जाता है। जो भी घन बनेगा, क्या बनेगा, घनाभ। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, ये भी इसकी 4 सेंटीमीटर है, ये भी इसकी 4 सेंटीमीटर है, और भैया ये भी इसकी 4 सेंटीमीटर। जिस तरफ उसको जोड़ देंगे, इसका भी 4 सेंटीमीटर है सब कुछ। अब एक बात बताओ, जब सब कुछ 4 है तो ऐसे ऐसे हमने जोड़ दिया तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो हम कहेंगे तब दो घनों से मिलकर बना घनाभ। बेटा हमने कहा भैया घनाभ बन गया। चौड़ाई ऊंचाई उतनी है, बस सिर्फ लंबाई बढ़ गई। क्या बढ़ गई, लंबाई। तो आप देख पाएंगे ये भी 4 है, ऊंचाई भी भैया 4 है, बस लंबाई 4 और 4 कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर। तो अब देखिएगा, हम यहां से कह सकते हैं कि लंबाई 8 सेंटीमीटर हो गई भैया, चौड़ाई ऊंचाई सिर्फ 4 ही 4 है। तब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, ये होता है 2 × LV प्लस VH प्लस LH। ठीक है, ये होता है। तो यहां पर रख दीजिएगा बेटा, तुम्हारे सामने सब कुछ है। 2 तो है, L का मान 8, H का मान 4, 4 × 4 प्लस 8 × 4। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, 8 चौक 4 चौक 16, 8 चौक 32। तो 32 32 बेटा 64, और 64 और 16 कितने, 70 और 1 80, 80 दूनी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आंसर हो गया। ठीक है बेटा, जल्दी से फटाफट इसे आंसर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शानदार जानदार क्वेश्चन है एकदम। आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पाए तो अलग चीज। अब देखिएगा, इसके बाद दे रखा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहां है वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना दे रखा है बेटा? 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100 बेटा। आपने कहा सर बारंबारता दे रखी है, बारंबारता है 2, 3, 7, 6, 6, 6। सर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका माध्य। तो आप जानते हैं माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अगर अंतराल दे रखा है तो मध्यमान निकालते हैं, जिसे हम x बोलते हैं, और बारंबारता होती है हमारी f। समझ रहे हो? हाँ बेटा, तो इसको मध्यमान निकालेंगे, दोनों को जोड़कर आधा, तो 25 को जोड़कर आधा करेंगे तो 12.5। फिर यहाँ पर देख लीजिए बेटा, कुछ गड़बड़ हो गया, 12.5 नहीं आएगा, क्योंकि बेटा 25 10 होता है, यानी 35, 35 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 17.5। कितना आएगा? 17.5। बेटा 17.5 यहाँ से कितने 7.5 बढ़े हैं, 7.5 यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 22.5। अब इसमें 7 बढ़ेंगे तो कितना होगा? जल्दी से एक बार निकालेंगे। हाँ बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वीडियो धोखे से बंद हो गई, पता नहीं कैसे हमने कर दिया, अभी पता चला बंद हो गई। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबको जोड़कर आधा मध्यमान निकाला, क्या हुआ? 17.5, 32.5, 47.5, 62, 77 और 92। इस तरीके से। अब सर इसमें हमें मल्टीपल वैसे f इंटू एक्स का मल्टीपल करके हम प्रत्यक्ष से निकाल सकते हैं, पर सर हमारा मल्टीपल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हम कहते हैं डी का मान निकाल। डी कल्पित मान किसे निकाल देंगे? डी का मान हमने ए मान लिया, कोई सा भी मान मान सकते हैं। वैसे यहाँ पर क्या है, जब 3 नीचे और 3 ऊपर हो तो एक बीच का मान सकते हैं, नहीं है तो फिर कोई सा मान लो। तो इसमें से घटाएंगे बेटा, तो यहाँ पर कितना माइनस के 40 बचेगा। इसमें से घटाएंगे बेटा तो आपको पता है कि कितना बचना चाहिए यहां से, यानी 62 में से 32 चला जाएगा बेटा, तो आप भी जानते हैं कितना बचेगा? 30 बचेगा। और बेटा ये 47 चला जाएगा, तो नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर 45 बचना चाहिए, 40 क्यों बचेगा? ठीक है बेटा, याद रखिए। और इसमें से 47 में से चला जाएगा बेटा, तो आप जानते हैं 5 में से 5 गया तो 0, और बेटा 12 में से 5 जाते हैं तो 5, और यहाँ बचे 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1, और यहाँ पे से खुद में से खुद जाएगा 0, यहाँ से जाएगा बेटा तो 0, और 7 में से गया तो 5 और 1, ये भी माइनस का था, ये प्लस का, और इसके बाद ये भी बेटा 30 बचा प्लस का। बात समझ पा रहे हो? हाँ। तो सर अब तो इजीली मल्टीपल कर सकते हो 15 का, अगर नहीं भी कर पाओ तो और भी आगे बढ़ सकते हो, वैसे कोई नहीं। तो f इंटू डी का मल्टीपल इजीली कर सकते हैं। देखो 45 दूनी 90, 30 तिया 90, 15 सत्ते 15 सत्ते 105, 0 करेंगे 0, 15 छिक्के 90, 36 18। बेटा एक तो तुम्हें पता है सिग्मा एफ जोड़ते हैं, सिग्मा एफ कितना हो गया? 36, 18, 18 तो 20, 20 और 10 30, और यहाँ पर इसे जोड़ेंगे तो बेटा इस देखो यहाँ पर जोड़ने का तरीका थोड़ा सिंपल बता दूं मैं।
तुम्हें पता है कि 90 90 80, तो 80 से 80 खत्म। अब 105 में से 90 जाएंगे तो बेटा 15 बचे। सिग्मा एफ इंटू डी बराबर -k 15। तो हम कहेंगे किससे निकालेंगे बेटा इसे? कल्पित कल्पित माध्य माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन में सिग्मा एफ। बात को समझे तो ए का मान कितना है बेटा? यहां पर माना है आपने 62.5 प्लस -के 15/30। तो आप यहां से देख पाएंगे बेटा कि 15 × 15 15 दूनी 30। आपने 62.5 माइनस प्लस माइनस और 1/2 का मतलब होता है 0.5। तो बेटा 0.5 में से 0.5 जाएगा तो 0 पॉइंट लगा दो, 0 में से 0 गया तो 2 और 62। आपका सटीक आंसर आ गया। अगर कहना चाहो तो 62 बेटा। चेक करिए आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर ही भाग गया, स्क्रीनशॉट कहां से लेना सर? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िएगा। आप पढ़ पा रहे होंगे? आप ये बात तो समझ रहे हैं ना कि नहीं समझ रहे हो? तो देखेंगे तो देखिए बेटा, क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो ना आप? तो क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बाद बेटा क्वेश्चन देखेंगे हम कौन सा क्या है। इसमें से आपको 5 ही क्वेश्चन करने थे, पर बशर्ते आपको क्वेश्चन इसने कह दिया है, उसने क्या कह दिया है बेटा? क्या आप इसमें से क्वेश्चन कर सकते हो? हम सब करेंगे, उसने 5 करवा रहा है पर हम सब करेंगे क्योंकि हो सकता है कौन सा क्या आ जाए, कोई पता नहीं। तो बेटा फिर है दूसरे का इंगा बिंदी। ये कह रहा है थेल्स की प्रमेय को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करते हुए बताइए। तो ये हमने पहले उस वाले में एक क्वेश्चन में कर रखी है। क्या मैं आपको टाइम बचाने के लिए मैं वही आपको दिखा देता हूँ। ये कह रहा है थेल्स की प्रमेय, हमने नेक्स्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था, ये पहले पढ़ाया था। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, आप गौर से देखिएगा। यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं अच्छे से कि वही प्रमेय है जो इसमें दे रहा है। हमने पहले कराया था, ये करा दिया है सेट, हमने कई बार करा रखा है हर क्वेश्चन। तो इस बात को आप देख पा रहे होंगे कि हमने कहा कि माना पी क्यू त्रिभुज एबीसी की पी भुजा एबी के मध्यबिंदु, नहीं ये पी अलग है, इसका पॉइंट में पी है, यहाँ नहीं है पी भैया, यहीं पी है। तो हम क्या करेंगे, भुजा एबीसी की, वो एबीसी की भुजा एबी के मध्यबिंदु पी तथा दूसरी भुजा एसी के मध्यबिंदु क्यू से होकर जाने वाली रेखा है कौन? पी क्यू। ठीक है बेटा। तो इसलिए एपी बराबर पीबी और ए क्यू बराबर क्यू सी। तो दोनों का अनुपात करेंगे तो 1 हो जाएगा, दोनों का अनुपात करेंगे 1 हो जाएगा। मैंने कि दोनों को अगर हम बराबर कर देंगे एक्चुअल बेटा तो दोनों ही 1 हो जाएंगे। ये बात क्यों नहीं कह पा रहे हो? फिर जब दोनों ही 1 हो जाएंगे तो हमने कहा भैया जब भुजाओं के अनुपात ही बराबर होंगे तो ऊपर सिद्ध किया गया है, ऐसा ये किया गया है बेटा। तो इसे सिद्ध करने से हमें पता चल रहा है, स्पष्टली पता चल रहा है कि इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से पी क्यू समांतर बीसी हैंस प्रूफ होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 100% श्योर लिए। और इसी का बेटा दूसरा और आ जाता है कि इसी में से प्रमेय नंबर जो 1 आ जाती है सिद्ध करने के लिए, उसका क्या होगा सर वो भी आपको तुरंत ही स्पष्टली रूप से दी गई है और सिद्ध करके दे दी गई है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। हमने कहा माना पी क्यू त्रिभुज की एक भुजा एबीसी है, एबीसी त्रिभुज की भुजा एबी के मध्यबिंदु से होकर दूसरी भुजा के बीसी के समांतर खींची गई है। अर्थात बेटा हमने इसमें चित्र नहीं बना पाया, चित्र बना दो, सेम टू सेम चित्र रहता है, उस चित्र में कोई दो राय नहीं है, चित्र का कोई गोल नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? इस तरीका से आप कर दीजिए। यहाँ से एक रेखा खींच दिएगा, जिसे पी, जिसे क्यू, जिसे ए, जिसे बी और जिसे सी बोल दिएगा। ठीक है बेटा। तो आप यहाँ से पता चल गया हमें कि सर एबीसी में आधारमूल के प्रमेय से हमने कहा कि सर ऐसा समांतर दे रखा है तो हमारी प्रमेय है। उसने बोला है समांतर है तो ये दिखाना है कि वास्तव में दूसरी भी भुजा के समद्वाहित करता नहीं करता दूसरी भुजा को।
तो देखो वहां पर आपने महसूस किया कि एपी अपॉन पीबी। सर ऐसा हमने नहीं बोला, प्रमेय बोल रही है ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्योंकि एपी बराबर पीबी ऐसा दे रखा है। तो भैया यहाँ पर हम रख देंगे, इससे कट जाएगा वन, तो इसको ले जाएंगे तो ए क्यू बराबर क्यू सी हो गया। जब यहाँ पर वन हो जाएगा कट पिट के, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है भैया, इनके दूसरे की जगह रख सकते हो आप। तो इतना हुआ, अर्थात क्यू भुजा एसी का मध्य बिंदु। हमें पता चल गया जो क्यू है वो भुजा एसी का मध्य बिंदु, तो हम कह सकते हैं भैया समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित नहीं कह सकते तो हम कह सकते हैं टू क्यू सी, टू ए क्यू बराबर ए सी, या ए क्यू बराबर ए सी अपॉन टू, या क्यू सी बराबर ए सी अपॉन टू। यह आपका राइट क्वेश्चन है। दोनों को स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट जल्दी से, ये वाला और क्वेश्चन अलग नहीं है, दोनों प्रमेय 6.1 ये 6.2 वो वाली है। कभी प्रमेय के नाम से आ जाए, थेल्स प्रमेय के समानुपातिकता नियम आ जाए, समानुपातिकता के विरोध नियम आ जाए तो टू लिखेंगे। ठीक है बेटा। हाँ, अब वापस आ जाएंगे अपने उसी क्वेश्चन पर, उसी अंदाज में उसी क्वेश्चन पर वापस आ सकते हैं आप। देखेंगे एक सेकंड के लिए बेटा, होल्ड करना। होल्ड तो नहीं कर सकती क्योंकि आपकी कॉल नहीं है, पर आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा? अगर सच में आ रहा है तो कमेंट करो एक बार जल्दी से। पहले कमेंट में कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा आप ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं बाद में पढ़ूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, अनुभव थोड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग ये कह रहे हैं, आप लोगों को कुछ लाभ हुआ। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपका लाभ होगा, ये इस पर मेरे को भरोसा करिए बेटा। देखो, 4 कुर्सियां और 7 मेजों का मूल्य 360 रुपया है। कितना है बेटा? 360 रुपया है, ये दे रखा है। तो हमने कहा भैया, माना निकलवा क्या रहा है यहाँ पर, देखो एक कुर्सी का और एक मेज का। माना एक कुर्सी तथा एक मेज का क्रमशः मूल्य x तथा ₹22 है। ठीक है बेटा, ऐसा हुआ। जब ऐसा हो गया तो आपने देखा कि सर एक बात बताओ, तो हमने कहा प्रथम शर्त क्या कह रही है? 4 कुर्सियां 4x, अरे एक पेन 10 रुपए की आ रही है तो 4 पेन 40 रुपए की मल्टीपल करेंगे सर। और सर 7 मेज, मेज का क्या माना है? 7y। इतने हमने लिए, मान लो 10 कुर्सी लाई और 7 मेज, वो 10 कुर्सी और 5 मेज लाई, उससे एक 4 रुपए की एक 7 रुपए की, तो टोटल रुपए हमारे खर्चे गए वे कितने आ गए? 360 रुपया। समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्त क्या कह रही है हमारी? 6 कुर्सियां हैं तो 6x प्लस 10 मेजें हैं 10y बराबर 520। बेटा ऐसा हुआ तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? सर ये कॉमन भी ले सकते हैं। हमने कहा कॉमन ले लो भैया, हमने 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर 3 बचा। कितना बचा बेटा? 3 बचा, या 3 भी छोड़ो, कुछ कॉमन नहीं ले रहे, हमें यहाँ कह देते हैं समीकरण सेकंड, क्योंकि हमें काटपीट करनी पड़ेगी फिर। तो हमने कहा भैया इसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। इसने कहा कि तो अलग अलग मूल्य निकालिए। हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से भैया। तो जब निकालेंगे तो हमारा पहला लिख देंगे 4x में, इसमें क्या करें बेटा? 3 का मल्टीपल कर दें, क्योंकि हमें किसी को बराबर कर लेते हैं तो इसको बराबर कर लेते हैं। 3 का मल्टीपल करेंगे तो बेटा क्या होगा? 4 तिया 12 प्लस 3 7 21, और 3 को इजामे करेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 3 छिक्के 18, 3 तिरका 9, 9 1 10, और इसमें कर दो बेटा, इसमें करेंगे 3 का, इसमें करेंगे 2 का, 2 का कर दो 6 दूनी 12 20y, 2 का करेंगे 4 15 10, घटाने पर चिन्ह बदल दो बेटा, प्लस का था वो माइनस का, माइनस का था वो प्लस का, 12 से 12 कट गया, 21 में से 20y जाएंगे तो y बराबर, और यहां से जाएंगे तो बेटा कितना? 40। तो हम कहेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, किसमें? फर्स्ट में। तो हम कहेंगे बेटा 4x
7। बाई का मान कितना है बेटा? 40 आया, बराबर 360 है, माइनस सचौक 28, 280। तो हम कह सकते हैं बेटा कि 4x बराबर कितना बचा यहाँ से? 280, 20 ये 60 80 बचा, तो इससे काट देंगे बेटा, तो 20 बचा, तो x बराबर कितना आया? 20 रुपए। कहने का मतलब हमारा ये है, अतः कुर्सी का मूल्य 20 रुपए, मेज का मूल्य बेटा 40 रुपए। बात आपकी समझ में आई है? नहीं आई? आई हो तो वीडियो को लाइक करें जल्दी से, फटाफट। नेक्स्ट